दिलचस्प और सच कहें तो बहुत ही जरूरी कानूनी विषय पर बात करने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर न्याय चाहिए तो शुरुआत सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन से ही हो सकती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही व्यवस्था काम करने से ही इनकार कर दे? जब ये सामान्य सिस्टम फेल हो जाता है, तब नागरिकों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी विकल्प बचता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि ये अधिकार आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। अब इस दस्तावेज को ही देख लीजिए। ये सीधे कोर्ट में न्यायिक शिकायत दर्ज करने की एक तरह से पूरी गाइड बुक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर शुरुआत में किसी की जायज शिकायत को अनसुना कर दिया जाए तो किसी को भी बेबस या असहाय महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आम इंसान को ताकत देने के लिए ही बनाया गया है, और ये दस्तावेज उसी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। हम 5 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। 1. परिवाद क्या है? 2. परिवाद आखिर क्यों किया जाता है? 3. इसकी 5 चरणीय प्रक्रिया। 4. कुछ बेहद महत्वपूर्ण कानूनी सावधानियां। और 5. समय सीमा यानी टाइम लिमिट का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। परिवाद आखिर है क्या? इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ, वो व्यक्ति पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से ही साफ मना कर दिया या कोई ठीक से कार्रवाई नहीं की। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि बस न्याय का रास्ता यहीं बंद हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति के पास ये पूरा कानूनी अधिकार है कि वो पुलिस की इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बायपास कर दे। जी हां, वो सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपनी लिखित शिकायत सीधे मैजिस्ट्रेट के सामने रख सकता है। बस इसी लिखित शिकायत को कानूनी भाषा में परिवाद या कंप्लेंट कहा जाता है। ये न्यायपालिका के साथ एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब दूसरा सवाल सामने आता है कि इसकी नौबत ही क्यों आती है? मतलब परिवाद क्यों किया जाता है? देखिए, इन कारणों को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो सिस्टम की विफलताएं हैं, मतलब जब पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे या पुलिस के काम में साफ साफ पक्षपात और ढिलाई दिखाई दे। ऐसे में पूरे मामले को सीधे न्यायालय की निगरानी में लाने के लिए परिवाद दायर किया जाता है। और दूसरी तरफ होते हैं निजी मामले, जैसे कि मानहानि यानी डिफेमेशन, धोखाधड़ी, किसी पर लगाए गए झूठे आरोप या इस तरह के अन्य व्यक्तिगत विवाद। तो बात साफ है, परिवाद सिर्फ सिस्टम या प्रशासन की नाकामी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आपसी विवादों को सीधे अदालत तक ले जाने का भी एक बहुत बड़ा और अहम साधन है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? आइए इसके 5 चरणों को देखते हैं। ये कानूनी यात्रा एक बहुत ही सख्त स्टेप बाय स्टेप रास्ते पर चलती है। पहला कदम है शिकायत दाखिल करना। इसमें घटना, आरोपी, तारीख, जगह और सारे जरूरी तथ्यों के साथ एक लिखित परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है। दूसरा कदम है बयान दर्ज होना। यहाँ मजिस्ट्रेट शिकायत करने वाले और उसके गवाहों के बयान शपथ पर यानी ओथ पर दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा कदम, जांच या इंक्वायरी। जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट खुद मामले की जांच कर सकते हैं या फिर पुलिस से रिपोर्ट मांग सकते हैं। चौथा कदम है समन या वारंट जारी करना। मतलब अगर अदालत को लगता है कि हाँ, पहली नजर में कोई अपराध तो हुआ है, तो आरोपी को कोर्ट में बुलाने के लिए समन या वारंट भेजा जाता है। और फिर आखिरी 5वां कदम है विचारण या ट्रायल का शुरू होना। आरोपी के आने के बाद रेगुलर सुनवाई होती है और सबूतों के आधार पर अदालत अपना फाइनल फैसला सुनाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सावधानियों पर ध्यान देना जरूरी है। बिना पूरी तैयारी के अदालत का दरवाजा खटखटाना कभी भी कोई समझदारी का काम नहीं है। कोर्ट जाने से पहले कुछ ठोस सबूत जुटाना बेहद जरूरी है। सारे दस्तावेज पहले से तैयार होने चाहिए। अगर कोई चोट लगी है या नुकसान हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट एकदम फाइल में लगी होनी चाहिए। और आज के इस डिजिटल दौर में घटना से जुड़ा कोई भी फोटो, ऑडियो या वीडियो क्लिप एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। गवाहों की पूरी डिटेल्स पास होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, एक सही और उचित कानूनी सलाह जरूर लेनी चाहिए ताकि केस की नींव एकदम मजबूत रहे। सबूतों के साथ साथ अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस वार्निंग पर। इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोर्टरूम में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। अदालत में हमेशा और हमेशा सिर्फ सच्चे तथ्य ही बताने चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम का गलत फायदा उठाने के लिए झूठा परिवाद या फर्जी कंप्लेंट दायर करता है ना, तो उल्टे उसी शिकायतकर्ता के खिलाफ बहुत ही सख्त कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जो न्याय मांगने गया है उसे खुद भी तो सच्चा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और अब हम अपने आखिरी लेकिन सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं, समय सीमा का महत्व। कानून की दुनिया में हर चीज का एक समय तय होता है, जिसे लिमिटेशन कहा जाता है। शिकायत करने वालों को एक तय समय सीमा के अंदर ही अपना कदम उठाना होता है। कुछ अपराधों में तो ये एकदम अनिवार्य है कि शिकायत एक निश्चित समय के भीतर ही दर्ज हो जानी चाहिए। अगर इसमें कोई बेवजह की देरी होती है तो अदालत सीधे तौर पर पूछेगी कि इतनी देरी क्यों हुई, इसका वैध कारण बताइए। और बिना किसी मजबूत कारण के की गई देरी एक अच्छे खासे मजबूत मामले को भी बहुत कमजोर कर सकती है। इसीलिए सही समय पर सही एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अंत में वो मशहूर लाइन तो सुनी होगी कि कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सच में सोचने वाली बात है कि क्या किसी भी नागरिक के पास सिस्टम की कमियों के खिलाफ अपने अधिकारों की सही समझ होने से बड़ा कोई हथियार हो सकता है? जब लोगों को ये पता होता है कि पुलिस के काम ना करने पर भी न्याय के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं, तो वो कभी बेबस नहीं होते। यही वो जानकारी है जो एक आम इंसान को एक ताकतवर और जागरूक नागरिक बनाती है। तो क्या ये कानूनी अधिकार उस वक्त एक बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं बन जाता जब बाकी सारे रास्ते बंद नजर आते हैं? उम्मीद है कि ये विश्लेषण इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को गहराई से समझने में